मार्च और अप्रैल के दौरान बेमौसम बरसात की वजह से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेमौसम बरसात से 9 राज्यों के 111 जिलों में गेहूं की फसल पर मार पड़ी है। इस वजह से उत्पादन में 5 से 10% की कमी आ सकती है। सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में होने की आशंका है। सरकार ने इस साल देश में 12 करोड़ टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है, लेकिन बेमौसम बरसात की वजह से उत्पादन में अब कमी हो सकती है। सर, अगर वाकई में गेहूं का उत्पादन घटता है तो इससे क्या फूड इन्फ्लेशन पर भी असर पड़ेगा, जो कि अभी तक इस मोर्चे पर सरकार को काफ़ी राहत दिखती हुई दिखाई दे रही थी? कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल जी, दो घटनाक्रम हो गए पिछले एक महीने के भीतर फसल को लेकर, जो करीब से देखना जरूरी। दो मौसम पैटर्न बने। एक तो गर्मियां पहले आई, तेजी से आई, और जब गर्मियां आई तब भी एक दबाव दिख रहा था तापमान बढ़ने का। और उसके बाद अब ये कई वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस जो भारत के मौसम का बड़ा स्थायी भाव है, इनको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस कहते हैं, मिड मार्च से ये बनना शुरू हुए हैं कई नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के ऊपर। और ये वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस अब अप्रैल के एक हिस्से में भी आधे हिस्से तक जा रहे हैं। अगर आप आईएमडी के आकलन को या उनके पूर्वानुमान को करीब से पढ़ने की कोशिश करें, तो मार्च का जो रेनफॉल है वो नॉर्मल से ज्यादा रहा है, जो कि थोड़ा अप्रत्याशित है। और पूरे ज्यादातर देश के हिस्से में, जिस हिस्से में मार्च का रेनफॉल होता है, वो ज्यादा रहा है। सबसे ज्यादा वेट स्पेल रहा है पहला भी अप्रैल का, जो फसलों के लिए, खासतौर पर गेहूं की फसल के लिए तो अच्छा है ही नहीं। स्वाभाविक सी बात है, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये हार्वेस्टिंग का भी सीजन है, और इस सीजन में इस बारिश ने नुकसान किया है। अभी फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन बाजार पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि महंगाई का दबाव वैसे ही बना हुआ है। हमने ताजा महंगाई का आंकड़ा आया जो देखा ही। तो अब गेहूं की कीमतों को लेकर, इसके अलावा कुछ और फसलों को लेकर जो कि रबी की फसलें हैं, जिसमें कि मस्टर्ड है और चना है, कुछ और है, इन पर भी कीमतों पर असर दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान देंगे बोनस पॉइंट के दर्शकों को, तो हम लोगों ने इससे पहले 2-3 दिन पहले इस पर भी चर्चा की थी विपुल जी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी का लंबे समय बाद दौर आया। कई सारे ग्लोबल ट्रेडर्स लॉन्ग जा रहे हैं व्हीट के प्राइसेस को लेकर। तो एक तो ग्लोबल इन्फ्लेशन की तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। आज अमेरिका की इन्फ्लेशन का बड़ा सनसनीखेज चौंकाने वाला आंकड़ा आया, जिस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो भारत में महंगाई का, खाद्य महंगाई जिसने पिछले एक साल से राहत दे रखी थी, वहां अब दबाव बनते दिख रहे हैं। हालांकि स्टॉक्स का चैलेंज नहीं है, भंडार अच्छे हैं। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करेंगे। डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए 10,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन को देरी से ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था लागू हो सकती है। रिजर्व बैंक के डिस्कशन पेपर में इस व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। ऐसा होने से फ्रॉड ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का समय मिल सकेगा। इसके अलावा एक प्रस्ताव और है, जिसमें कि वरिष्ठ नागरिकों के 50,000 रुपये या फिर इससे ऊपर के ट्रांजैक्शन को किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सहमति के बाद मंजूर करने की बात कही गई है। सर, रिजर्व बैंक ने डिजिटल फ्रॉड को लेकर के ये जारी जो डिस्कशन पेपर है, और कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं और ये कितने कारगर जो है वो दिखाई दे रहे हैं? ये काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है विपुल जी, और इसको थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है उन सारे लोगों के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं डिजिटल फ्रॉड के किसी न किसी हिस्से से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हुआ है। तो आरबीआई का जो नया डिजिटल फ्रॉड फ्रेमवर्क है, जो कमर्शियल बैंक्स के लिए आया है और उनके बिजनेस कंडक्ट के लिए आया है, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। अभी लागू करने जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन एक तो ये जो 10,000 रुपए का ट्रांसफर लेट किया जाए, इस पर थोड़ा विवाद और बहस होगी, क्योंकि लेट ट्रांसफर करना सिस्टम में थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा और बहुत सारे लोगों को दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो चर्चा के बाद समझ में आएगा कि आरबीआई ये फैसला लेता है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि कस्टमर्स की लायबिलिटी और बर्डन ऑफ प्रूफ को लेकर नियम स्पष्ट किए गए हैं, कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो फ्रॉड से प्रभावित होता है, वो बैंक के पास जाएगा, कस्टमर के पास नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, अगर बैंक इसे मान जाते हैं, क्योंकि जिसका पैसा फ्रॉड से निकल गया, वो क्या प्रूफ दे सकता है इसके अलावा कि उसका पैसा चला गया है। तो आरबीआई ये प्रस्ताव दे रहा है कि बैंक भी इसमें हिस्सा करें, और इससे वो कॉम्प्लिसिट और नेग्लिजेंट नहीं रह सकते, इससे वो अनभिज्ञ नहीं रहेंगे कि बर्डन उनको भी फ्रॉड का प्रूफ करना है। अगर बैंक की नेग्लिजेंस से कोई फ्रॉड होता है तो कोई लायबिलिटी कस्टमर पर नहीं आएगी। तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी ब्रीच, मतलब जैसे किसी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप जा रहे हैं, कोई फिनटेक जो बैंक के साथ काम कर रहा है, तो उसमें भी जो नेग्लिजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लियरली डिफाइन की जाएगी।
एक और कंपेंसेशन को लेकर भी इसमें कुछ मसौदे में है। एक जो नया कंपेंसेशन फ्रेमवर्क आ रहा है, जो स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड के लिए 50,000 रुपए तक के फ्रॉड है, उनमें 85% कस्टमर को नेट लॉस की रिकवरी कराई जा सकती है 25,000 रुपए तक अधिक, ये माना जा रहा है। ये प्रस्ताव आरबीआई ने इसमें दिया है। तो यानी अगर किसी किसी पर्सन का 50,000 रुपए तक निकल गया है तो उसका 25,000 की कैपिंग के साथ 85% तक गंवाई गई राशि का हिस्सा वापस लाने की बात है। और 65% नुकसान जो है वो आरबीआई का एक पूल है। आप सबको पता है कि जो पैसा अनक्लेम्ड रहता है अकाउंट्स में, उसको आरबीआई एक पूल में रखता है, वहां से भरपाई की जाएगी। 20% बैंक पे करेगा और बचा हुआ हिस्सा कस्टमर को अपने नुकसान में खुद उठाना पड़ेगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। और भी कई छोटे छोटे बदलाव हैं जिनको लेकर, जैसे वरिष्ठ नागरिकों के साथ अगर उनका कोई सहयोगी है, भरोसेमंद व्यक्ति है, तो उनके बदले ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर सकता है। एक किल स्विच की भी व्यवस्था है कि अगर कोई बड़ा फ्रॉड पकड़ा जाता है तो सारे अकाउंट्स एक साथ बंद कर दिए जाएं, उसके सारे ट्रांजैक्शन रोक दिए जाएं। इस तरीके की भी है। और कुछ तकनीकी तौर पर इंक्वायरी के पावर्स भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज, इस पर चर्चा भी होगी और आने वाले दिनों में हम डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर एक नई व्यवस्था आते हुए देखेंगे।